गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और एक बार फिर आपके सामने हाजिर है बहुत कुछ नया और बहुत कुछ खास लेकर। गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज देश की 10 बड़ी खबरों के साथ। आज फिर होगी रिया के पिता से पूछताछ। कल भी रिया के परिवार वालों से पूछताछ की गई थी। वहीं आपके बता दें कि भड़काऊ भाषण देने वाले डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। जेल से रिहाई के बाद कफील ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की तबियत बिगड़ने पर जयपुर के RUHS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रताप सिंह कोरोना पॉजिटिव है। नोएडा से बीजेपी विधायक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनकी कोरोना वायरस जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पंकज सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बिहार में जेईई और नीट में शामिल होने वाले छात्रों के लिए रेलवे ने 2 से 15 सितंबर तक 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। LAC पर चीन की घुसपैठ की कोशिशें बढ़ती जा रही हैं। चीनी सैनिकों ने चुमार में घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि भारतीय जवानों को देख चीन के सैनिक वहां से उल्टे पांव भाग खड़े हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के लिए रवाना होंगे, जहां वे शंघाई सहयोग संगठन की अहम बैठक में हिस्सेदारी करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक बैठक के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की जाएगी। गुरुग्राम सेक्टर 47 स्थित हीवो अपार्टमेंट में रहने वाली मेदांता मेडिसिटी के डॉक्टर सुजीत कुमार साहा ने सुबह करीब 3:30 बजे 8वीं मंजिल स्थित फ्लैट से कूदकर खुदकुशी कर ली। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत मेट्रो ट्रेनों के संचालन के लिए आज SOP जारी कर सकता है। देश में अब तक संक्रमित हुए स्वास्थ्य कर्मियों में सबसे ज्यादा संख्या दिल्ली वालों की है। दिल्ली में अब तक 2000 से ज्यादा कोरोना योद्धा संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इनमें से करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। तो लगातार बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे और बताएंगे आज क्या कुछ रहने वाला है। तमाम बड़ी खबर होगी सुशांत सिंह राजपूत की या फिर कोरोना के कहर की बात करें, और बात चीन की भी होगी ममता, क्योंकि लगातार चीन घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना LAC पर उसे नाकाम बना रही है और चीन ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, चीनी सैनिकों ने चुमार में घुसपैठ की कोशिश की है। बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जवानों को देख उल्टे पांव भागे हैं चीनी सैनिक। तो घुसपैठ रोकने के लिए हाई अलर्ट पर भारतीय जवान बिल्कुल पूरी तरीके से तैनात है। चीन ने एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भारतीय सैनिकों ने उन्हें अपनी इस कोशिश में नाकाम ना होने तक पूरी तरीके से भारतीय जवान डटे हुए हैं। चीन ने एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की है। चुमार में की गई है ये घुसपैठ की कोशिश चीनी सैनिकों की ओर से, और भारतीय जवानों को देख उल्टे पांव भागे हैं चीनी सैनिक, क्योंकि जिस तरीके से भारत के जवान पूरी तरीके से LAC पर डटे हुए हैं, एक भी चीन की हर एक हरकत पर नजर बनाए हुए हैं, और चीन लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जवानों को देख उल्टे पांव भाग खड़े हुए हैं चीनी सैनिक। घुसपैठ रोकने के लिए हाई अलर्ट पर भारतीय सेना है और जमीन से आसमान तक हाई अलर्ट पर है। और चीन ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की है और चीनी सैनिकों ने चुमार में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों को देखकर उल्टे पांव भाग खड़े हुए हैं चीनी सैनिक।
जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि लगातार कोशिश कर रहा है चीन किस तरीके से घुसपैठ की जाए। क्योंकि जब हम देखते हैं 29 और 30 तारीख की, तो वहां पर घुसपैठ की कोशिश की गई थी, जब इसे नाकामयाब बना दिया गया। लेकिन खबर यह है कि 31 और 1 तारीख को भी ऐसी ही कोशिश चीन की तरफ से की गई, लेकिन घुसपैठ रोकने के लिए हाई अलर्ट पर भारतीय जवान थे और भारतीय जवानों को देखकर चीन पीछे भाग गया। यानी चीन के सैनिक पीछे भाग खड़े हुए और चुमार में ये घुसपैठ की कोशिश की गई थी, जिसे नाकामयाब हमारी सेना ने बना दिया है। ममता, बिल्कुल, लगातार चीन इस तरीके से नापाक हरकत एलएसी पर कर रहा है, लेकिन भारत के जवान पूरी तरीके से इस पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय पूरी तरीके से तैयार है और जिस तरीके से चीन लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि बातचीत से हम इस चीज का हल निकालेंगे, लेकिन शायद ये बातचीत से हल नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो बैठकों का दौर जारी है और दूसरी तरफ एलएसी पर तनाव जारी है। लगातार चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले गलवान घाटी पर, जहां पर हमारे कई सैनिक शहीद हो गए थे, और उसके बाद फिर पैंगोंग झील, और अब ये दोबारा से चीन की एक और साजिश। तो बिल्कुल चीन की जहां तक हम बात करें तो चीन की चालाकी अब एक तरीके से काम नहीं आ रही है। ममता, ग्राफिक्स के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि अपनी हरकतों से बात नहीं आ रहा है चीन। एलएसी पर चीन की बढ़ती जा रही है घुसपैठ की कोशिश और लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। भारतीय जवानों ने चीन के सैनिक उल्टे भगवाए हैं। तो आपको देख सकते हैं जिस तरीके से चीन लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी डटी हुई है। बिल्कुल, सोमवार को ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप में घुसपैठ की कोशिश की गई थी, लेकिन भारतीय जवानों को देख उल्टे पांव भाग खड़े हुए थे। ममता, चीनी सैनिक अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय क्षेत्र में घुस रहे थे, क्योंकि ये वो हैं जो दिन के समय में नहीं, रात के समय में प्रहार कर रही हैं। बिल्कुल, भारत और चीन के बीच मई के शुरुआती दिनों से ही तनाव की स्थिति है और पीठ पीछे छुरा अगर कोई भोग सकता है तो वो चीन है, और चीन की हरकत हर कोई जानता है। 15 जून को गलवान घाटी में हुई थी हिंसक झड़प। तो गलवान घाटी से इसकी शुरुआत हुई थी, जहां पर हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे इस हिंसक झड़प में, और यहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो चीन ने 29 और 30 अगस्त की रात को भी घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन जवानों ने उसे भी नाकाम कर दिया और अब धुम दबाकर भाग गए थे चीनी सैनिक। इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 29 और 30 अगस्त की रात को भी घुसपैठ की गई थी। ममता, और लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, पहाड़ी इलाकों पर अपना कब्जा चीन जमाना चाहता है, लेकिन भारतीय सेना हमेशा से उसे नाकाम करती रही है। निशांत राय जुड़ रहे हैं, निशांत राय से सवाल करेंगे ममता, किस तरीके से चीन लगातार ऐसी कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, निशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, जिस तरीके से लगातार चीन की नापाक हरकत सामने आ रही है, एक बार फिर से एलएसी क्रॉस करके भारत में घुसने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया है। क्या जानकारी, और आखिर रात के अंधेरे में ही क्यों चीन सामने आ रहा है, क्यों दोपहर के समय में नहीं आ रहा? देखिए, 30 से 31 अगस्त के बीच चीन ने इस तरीके की हिमाकत की थी, लेकिन भारतीय सेना हाई अलर्ट पर थी, क्योंकि हमने 15 जून का सबक लिया हुआ था और चीन पर अत्यधिक भरोसा न करके अपनी सेना पर भरोसा किया था। और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने जब वहां का दौरा किया था तो स्पष्ट संदेश दिया था कि सेना को जब जो कदम जरूरी लगे वो उठा ले बॉर्डर पर हालात को सामान्य बनाने के लिए। उसी का असर ये था कि जवान तैनात थे, उन्हें किसी ऑर्डर का इंतजार नहीं था और उन्होंने चीनी सेना को बॉर्डर पर ही रोक दिया और उनकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी, जिसके बाद से चीनी विदेश मंत्री का बयान आता है कि उन्होंने किसी भी तरीके की घुसपैठ की कोशिश नहीं की है। इसके अलावा चीनी राजदूत की अगर बात करें तो वो शांति और अमन की बात करने लग जाते हैं, यानी कि भारत का जिस तरीके से सख्त रुख है, चीन अब ये समझ रहा है कि भारत अब चीन को जो है वो माकूल जवाब दे सकता है, जिसके चलते भारत ने राफेल की भी तैनाती की। वहीं चीन ने भी अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की जो तैनाती है वो भी बॉर्डर पर कर दी। दरअसल पीएलए लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण किया जाए और चीन की विस्तारवादी नीति हमेशा से रही है। 1962 के बाद से ही जिस तरीके से चीन ने जो समझौता किया था भारत और चीन के बीच, उस
समझौते को बुलाकर लगातार विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन निशांत समझ लेना चाहिए चीन को ये 62 का समय नहीं है, क्योंकि अगर हम ग्लोबल टाइम को देखते हैं चीन के, ग्लोबल टाइम ये कह रहा है कि भारत अंदर घुसा है, यानी अब तिलमिला गया है चीन और भारत कार्रवाई लगातार कर रहा है। और यही नतीजा है कि चीन अब सिर्फ तिलमिला ही सकता है किसी भी बड़े देश के सामने, क्योंकि हरकत वैसी करा। और अब तो हमारे रक्षा मंत्री रूस का दौरा भी करेंगे। देखिए, रूस का दौरा करना इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि भारत और चीन में अगर कोई देश जो है वो सामंजस्य बैठा सकता है तो वो रूस बैठा सकता है। दरअसल अगर विचारधारा की दृष्टि से देखें तो रूस और चीन एक विचारधारा वाले देश हैं, दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री हैं और भारत का रूस हमेशा से एक अच्छा दोस्त रहा है, इसमें भी दो राय नहीं है। और जब 62 का युद्ध हुआ था तब रूस का जो भूमिका थी तो उसने एक लाइन बोली थी 62 के समय कि भारत जो है वो हमारा मित्र है और चीन हमारा भाई है, इसलिए हम बीच में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और चीन ने जिस तरीके से रूस की जमीन पर भी कुछ जगह अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देने की कोशिश की है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस भी चीन से जगह जगह नाराज नजर आ रहा है। पुतिन लगातार चीन को कड़ा संदेश देते रहे हैं हर एक मौके पर। और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री का इससे पहले भी रसिया का दौरा हुआ था, अब दोबारा दौरा हो रहा है, तो कोशिश यही है कि बातचीत की इमेज पर इस पूरी बात को सुलझाया जाए, क्योंकि एक तरफ भारत के साथ अमेरिका खड़ा है और दूसरी तरफ अगर रूस भी मौन सहमति दे देता है तो इसका एक बड़ा असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा और चीन ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो कमजोर पड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। जी निशांत, अगर बात करें, कल एस जयशंकर का भी एक बयान सामने आया था जिसमें उनका कहना था कि बातचीत करके, क्योंकि चीन के साथ हम भले ही कितना भी डेवलप हो जाए लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारा ऐसा प्रोडक्शन है जो चीन से भारत में आता है, तो बातचीत के रास्ते ये सुलझाया जाए। लेकिन बातचीत का दौर भी आप देख सकते हैं कई दिनों से जारी है, कई बैठकें हो रही है और लेकिन बावजूद उसके चीन की तरफ से इस तरीके से घुसपैठ की जा रही है और घुसपैठ करने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है कि हम एलएसी को क्रॉस कर रहे हैं। तो अब क्या लगता है किस तरीके से, क्योंकि बैठकें तो हो रही है, नतीजा उसका कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव ही एकमात्र उपाय है चीन को रोकने का। अभी ना तो भारत और ना ही चीन युद्ध की स्थिति में है और जिस तरीके से लगातार हमारी जीडीपी माइनस में गई है उसके बाद से भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे अहम चीज हो जाती है अगर युद्ध होता है तो एक बड़ा खर्चा भारत को देखना पड़ेगा और अभी भारत में चाहे नौकरियों की बात की जाए चाहे आप रोजगार की बात की जाए एक बड़ा संकट है। ऐसे में भारत कभी नहीं चाहेगा वो चीन के साथ युद्ध करे। दूसरी तरफ चीन की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है और जितना भी रॉ मटेरियल जो है चीन से भारत में आता है अधिकतर पाबंदी के चलते रुका हुआ है। चीनी व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए हम पूर्णतः प्रतिबंध भी लगाने में जो है वो अक्षम है, क्योंकि हमारे देश में कैंसर या तमाम जो बड़ी बीमारियां हैं उनकी लगभग 80 से 90% जो रॉ मटेरियल दवाइयों का है वो चीन से आता है और भारत में अभी इस तरीके की कोई शुरुआत नहीं की गई है पिछले 3 से 4 महीनों में जब से चीन से हमारे विवाद चल रहा है। तो भारत भी पूर्णतः प्रतिबंध लगाने में जो है वो अक्षम है और WTO की जो गाइडलाइन है हमें उसको भी फॉलो करना है। केवल और केवल जो रास्ता दिख रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव का दिख रहा है, चाहे रूस हो चाहे अमेरिका हो चाहे यूके हो चाहे जितने भी चाहे फ्रांस हो, दुनिया के जो ताकतवर देश हैं वो इस मसले पर भारत के साथ भी हैं और भारत पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि चीन पर दबाव बनाया जाए और चीन पीछे हटे। लेकिन निशांत, जिस तरीके से चीन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है, ये ऐसा तो नहीं है कि अभी कुछ ही समय में ऐसा हुआ हो जब कोरोना महामारी के बीच उसका फायदा उठाया हो चीन ने। ये पहले से ही बहुत लंबे समय से जरूर चीन की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन उस वक्त आखिर हमारा ध्यान इस पर क्यों नहीं गया, क्यों नहीं भारतीय सरकार का इस ओर ध्यान गया, क्योंकि चीन धीमे धीमे ही तो आगे बढ़ रहा था। आप बहुत करीब आ गया तब जाकर इस पर ध्यान जा रहा है। देखिए, इसके पीछे कई सारी वजहें हैं।
एक वजह है कि सीमा पर सैनिक अंदर आए थे। ऐसे ही वहां पर एक तरीके से आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होती है और दोनों मुल्क एक दूसरे के क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन भारत का दोस्ताना रवैया था और चीन का दोस्ताना रवैया तो है निशांत, लेकिन जैसे को तैसा का वक्त अब आ गया है और चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। लेकिन हम बात रक्षा मंत्री की कर रहे थे, बड़ी खबर आपको बताएंगे कि रक्षा मंत्री रूस दौरे पर जा रहे हैं और आज से रूस दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस के दौरे पर जाएंगे। मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे। ममता, पहले भी घाटी में विवाद होने पर रूस दौरे पर गए थे राजनाथ सिंह और एक बार दोबारा जा रहे हैं। उनका ये दौरा कई महीनों में अहम बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चीन के साथ तनातनी जारी है, उस बीच अगर रूस के साथ ये मुलाकात होती है, वहां बातचीत होती है, तो ये कई महीनों में अहम इसको देखा जा रहा है। पहले भी घाटी में जब विवाद हुआ था तब भी रूस के दौरे पर राजनाथ सिंह गए थे और अभी फिर से घाटी पर जिस तरीके से तनाव देखने को मिल रहा है, तो एक बार फिर से राजनाथ सिंह रूस का दौरा कर रहे हैं। आज वो निकल रहे हैं। 3 दिवसीय ये दौरा है जिसमें शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के साथ वहां वो मुलाकात करेंगे और जिस तरीके से विवाद हो रहा है, इसलिए ये रूस का दौरा काफी अहम हो जाता है राजनाथ सिंह का। तो बिल्कुल बहुत अहम ये दौरा है इस बीच जब चीन और भारत के बीच तनावपूर्ण हालात हैं, और ऐसे में रूस का दौरा काफी अहम हो जाता है, क्योंकि रक्षा सौदे पर लगातार बातचीत भारत और रूस के बीच होती रही और रूस भारत का बेहद अच्छा मित्र है, जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी इससे पहले बता रहे थे और हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस पहुंचेंगे, 3 दिवसीय उनका दौरा होगा और आपको यह भी बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक भी की जाएगी। साथ ही साथ जब पहले ही विवाद हुए थे तब भी रूस के दौरे पर राजनाथ सिंह गए थे और आज से ये रूस दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब ममता बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत मामले की। बिल्कुल, लगातार नए नए जांच इसमें चल रही है। अभी भी सीबीआई की ताबड़तोड़ जांचें चल रही है और अब जो खबर सामने आ रही है, ट्विटर पर पीएम मोदी को टैग करके कंगना रावत का ये मैसेज सामने आया है। मूवी माफिया का आरोपी करण जौहर को बनाया है। बिल्कुल, कंगना रनौत ने करण जौहर पर यह खुलासा किया है और ट्वीट के माध्यम से इस बात का खुलासा किया है। कंगना रनौत लगातार एक्टिव रहती हैं पूरी तरीके से और अब पीएम मोदी को यह मैसेज टैग करके मूवी माफिया का मुख्य आरोपी है करण जौहर, ये कंगना रनौत का सामने आया कहना। तो बिल्कुल कंगना रनौत पहली बार नहीं है जब ये कह रही हो, क्योंकि कंगना पहले भी ये कहती नजर आई हैं करण जौहर के बारे में और ट्विटर पर पीएम मोदी को अब टैग कर दिया गया है कंगना रनौत की तरफ से और मूवी माफिया का मुख्य आरोपी करण जौहर है। ये कंगना की तरफ से कहा गया कि कंगना रनौत ने कहा है कि करण जौहर एक तरीके से पूरी तरीके से माफिया चला, नेपोटिज्म की जवाब आता थी। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, लगातार सुशांत मामले में खुलासे हो रहे हैं। सुशांत सुसाइड मामले में ऋषभ ठक्कर के चैट से कई बातें सामने आई हैं। रिया के फोन से जो व्हाट्सएप चैट के मैसेजेस निकले हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उसमें पाया गया है कि ऋषभ डुबीस की डीलिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो लगातार बड़े बड़े खुलासे हैं और अब जो एंगल सामने आ रहा है वो है सुशांत के सुसाइड मामले पर। सीबीआई अब इस एंगल पर जांच कर रही है। पूछताछ का दौर लगातार जारी था। सभी जो इस मामले में जिनको दोषी पाया गया था, जिन पर आरोप लग रहे थे, उन सभी से पूछताछ हो चुकी है। रिया की बात करें या फिर अगर अन्य जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी बात करें, तो सभी से लगातार पूछताछ जारी है। आज फिर से सीबीआई पूछताछ करेगी और आज फिर एक नया एंगल है। तो नया एंगल लगातार सामने आ रहा है। अशोक पांडे भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक बताइएगा, क्योंकि रिया के पेरेंट्स से पूछताछ हुई कल और आज भी पूछताछ होनी है, क्या बातें अब तक निकलकर सामने आई है? क्योंकि रिया से भी पूछताछ हो चली है। बात अगर शौविक चक्रवर्ती की करें तो शौविक चक्रवर्ती का नाम ड्रग एंगल में सबसे ऊपर आ रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? सबसे पहले बताइएगा। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहले JK 24/7 न्यूज चैनल ने इस बात को कहा था कि जो पेंडर पकड़ा गया है, जो अबू पठान था, जिसे मुंबई के जुहू इलाके से पकड़ा गया था, इसके लिंक जो है कहीं ना कहीं पर रिया और उसके फैमिली से जुड़े हुए हैं। और बॉलीवुड में बहुत बड़ा एक नेक्सस जो चल रहा है, जहाँ ड्रग पार्टीज होती है, रेप पार्टीज होती हैं, तो उस तरह की पार्टीज में भी ये अबू पठान को देखा जाता है। इसके साथ में एक और
अम्मी नाम का भी एक शख्स जिसको एनसीबी ने अपने गिरफ्त में लिया था। तो ये सारी चीजें जो है अब सामने खुल करके आई है, तो ये बता रही है कि जो ड्रग्स को लेकर के, एनसीबी को लेकर के जो बातें सामने आ रही थी और जो सुशांत सिंह राजपूत के घर से जो ड्रग्स का जो एक पूरा एक रैकेट जो है मतलब वहां से एक्सपोज हुआ और वहां से पूरा ऑपरेट किया जा रहा था, कहीं ना कहीं पर इस पे जो है पुष्टि लगती हुई दिखाई दे रही है। और अगर बात करें कल जिस तरह की एक इंक्वायरी की गई रिया चक्रवर्ती के माता पिता को बुला करके, तो उसमें कई प्रश्नों को लेकर के सवाल जवाब पूछा गया कि जो फंड्स वगैरह जो सुशांत सिंह राजपूत के हुआ करते थे उसको कहाँ कहाँ डाइवर्ट किया जाता था, उस फंड में आप लोग का दखल कितना होगा जी। इसके अलावा जो कंपनीज बनाई थी, जो शेयर कंपनीज बनाई जा रही है, जो नवी मुंबई में जिसका ऑफिस था, उसको लेकर के भी कई प्रश्न पूछे गए। हालांकि सारे प्रश्नों के जो जवाब है उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और ये कहा कि सुशांत खुद ही अपने पैसों को लेकर के डिसीजन लिया करते थे और इसके बाद में हर चीज को नकारते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के जवाब जो देखने सुनने को मिले हैं रिया के माता पिता की तरफ से, वो कहीं भी संतुष्ट करने वाले सीबीआई को नजर नहीं है। यानी जिस तरह से रिया चक्रवर्ती अपने सवालों के जवाब नहीं दे रही थी, उसी तर्ज पर हमको उसके माता पिता भी नजर आए। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जो इन्वेस्टिगेशन रिया से की गई, तो उसके बाद में घर में जाने के बाद में पूरे परिवार ने बैठ के काफी अच्छा होमवर्क किया है, जिसके चलते कोई भी प्रश्न का जवाब सही ढंग से नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि एनसीबी का जो लगातार जो एक कस्ता शिकंजा है, उसके अब और सामने आने के बाद में काफी परतें खुलती दिखाई देंगी। हर्ष जी अशोक, आज अगर सीबीआई की जांच की बात करें, आज कौन से एंगल पर जांच होने वाली है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अब सुसाइड का एंगल जो है उस पर आज सीबीआई जांच करेगी। देखिए, अब ये माना जा रहा है कि आज एक बार फिर से इंद्रजीत चक्रवर्ती को और रिया की माता जी उनको बुला करके एक बार पूछताछ की जा सकती है, उनको बुला करके बकायदा। ये देखिए, जिस वक्त सुशांत और जिस वक्त रिया वहां पर सुशांत के साथ में रहा करती थी, तो बहुत लंबे समय तक वहां पर जो है इंद्रजीत चक्रवर्ती भी रहे हैं सुशांत के साथ उनके घर में। और क्योंकि वो एक सर्जन है और वो डॉक्टर भी है, तो उन्होंने इस तरह के मेडिसिन जो है सुशांत को दी है और इस तरह से वो इंजेक्ट किया करते थे, कितने क्वांटिटी में किया करते थे, ये भी एक प्रश्न है। क्योंकि देखिए, ड्रग का एंगल सामने आ रहा है। वो मेडिसिन जो क्यूटी पिल उनको दी जाती थी, उसमें वो क्यूटी पिल ही थी या इसके अलावा भी कोई मेडिसिन उनको दी जाती थी, अब इस पर लेकर के जो है आज प्रश्न करने की बात सामने आ रही है। क्योंकि देखिए, ये पूरा मामला जो है शुरू कहाँ हुआ और पहुंच कहाँ गया है, एक नया चेहरा, एक नया रूप रंग इसका देखने को मिल रहा है। इसमें कई प्रश्न जो है, हमने जैसे पहले भी कहा था कि इसमें चीजें और ऐड होती जाएंगी, चीजें बढ़ते जाएंगी, प्रश्न जो है लगातार बढ़ते जाएंगे और वही चीज अब देखने को भी मिल रही है। तो आज जो इन्वेस्टिगेशन है वो यही किया जाएगा कि जब आप वहां थे तो आपका कितना इन्वॉल्वमेंट था उनके ट्रीटमेंट को लेकर के, और जो दवाइयां आया करती थी वो कर्सी चावड़ा के प्रिस्क्रिप्शन पे ही आया करती थी या आपने अपना भी कोई प्रिस्क्रिप्शन देते हुए किसी तरह को ट्रीटमेंट किया, इसको लेकर के इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। अशोक, लेकिन ड्रग एंगल की जब हम बात करते हैं, इससे पहले हम खबर बता रहे थे जब नेपोटिज्म की बात आई थी, कंगना रनौत काफी एक्टिव रहती है। अब तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग कर दिया है और वो कहती हैं कि मुख्य आरोपी एक तरीके से नेपोटिज्म की जब वो बात करती है तो करण जौहर है इसको लेकर। और जब ड्रग का एंगल आया था तो वो कह रही थी मैं सीबीआई को सब चीजें बताने को तैयार हूं, बाकायदा केंद्र सरकार मुझको सुरक्षा मुहैया कराए। तो हम ड्रग एंगल की तरफ देखते हैं, तो क्या कंगना रनौत एक मुख्य भूमिका निभा सकती है इस केस में? देखिए, जो करण जौहर है ये हर जगह पर इनका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है दुर्भाग्य से। और ऐसा है कि करण जौहर जो है वो शुरुआत से ही नेपोटिज्म की, जब से सुशांत की डेथ हुई उसके बाद से नेपोटिज्म को लेकर के सामने आ गए थे। उनका जो वीडियो सामने आया है उसमें भी काफी हद तक उन्होंने खुद ही पुष्टि कर दी कि वो नेपोटिज्म के बादशाह हैं। और जिस तरह से अब ये बात सामने आना शुरू हुई है कि अब कंगना ने एक ट्वीट करके जो पीएम से जो चीजें बताने की बात की है, अगर ये जेन्युइनली सरकार इस चीज को, खासतौर पर अगर बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को अगर सीरियसली लेते हुए अगर कंगना को सुरक्षा मुहैया कराते हैं, तो हर्ष ये मान के चलिए कि इसमें बहुत सारी चीजें खुल करके बेनकाब होंगी। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में अब तक कुछ बातें ये सामने आई है कि फिल्म इंडस्ट्री के कोई बहुत बड़े सुपरस्टार है जिसका नाम जो है ये ड्रग रैकेट से लिंक्ड हो चुका है। इसके अलावा कोई बड़े डायरेक्टर हैं, 2 बड़े नेता हैं जो राज्य के हैं यहाँ पर, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। तो देखिए, ये बहुत बड़ा रैकेट निकलेगा, बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो सामने आएगा। लेकिन अगर कंगना जिस तरह की मांग कर रही है उनको अगर सुरक्षा नहीं दी जाती है तो यहाँ पर किसी भी वक्त कुछ भी संभव हो सकता है। उनकी जान को लेकर वो पहले ही काफी मतलब वो अपने मतलब जान को हाथ हथेली पे लेकर चल रही है, कई स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को अगर वाकई में इस चीज को अगर कोई बड़ा स्टेप उठाना है तो कंगना जैसे अभिनेत्री जो कि सामने आकर के इस तरह से स्टेटमेंट दे रही है, काफी चीजों को बता रही है, उनको सुरक्षा मुहैया करनी चाहिए। और जो ट्वीट किया गया उसको संज्ञान उसका लेते हुए, ताकि ये सामने आकर के और भी कुछ बोले और बताएं, ताकि एक बड़ा नेक्सस, जो कि देखिए ये पीढ़ियों को बर्बाद करने वाली चीज होती है ड्रग्स, और पीढ़ी दर पीढ़ी को बर्बाद करके ये पूरा नष्ट कर देगी।
और अगर कोई आदमी इसकी मुहिम में जुड़ रहा है आपके साथ, अगर आपको मदद कर रहा है, तो सरकार को इसमें हेल्प करनी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। ट्वीट तो कर दिया गया है, क्योंकि राज्य सरकार से कोई मदद न मिलते देख उन्होंने पीएम को ट्वीट किया है, तो देखते हैं अब इसमें क्या निकल करके सामने आता है। बिल्कुल अशोक, अगर बात करें सीबीआई की जांच की, तो लगातार कई दिनों से सीबीआई की जांच जारी है। अब तक अमूमन सभी लोगों से पूछताछ हो चुकी है जो भी इस केस में जिनको आरोपी माना गया था, लेकिन अब तक की जांच में अगर बात करें तो क्या ऐसा पॉइंट सामने आ चुका है जिस पर सीबीआई अब जांच करेगी? क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी है, सभी से लगभग पूछताछ हो चुकी है। रिया के पेरेंट्स की बात करें, रिया से बात करें, सुशांत की बहनों से बात करें, या रिया के या फिर सुशांत के दोस्तों से बात करें। देखिए, इसमें अभी नया पॉइंट जो सामने आया है वो ये है कि श्रुति मोदी के जो वकील है अशोक सरोज, वो अपनी वकालत का पूरा इस्तेमाल करते हुए अब उन्होंने नए नए आरोप जड़ना शुरू कर दिए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सारी दवाइयों की जो प्रिस्क्रिप्शन थी वो प्रियंका के पास थी। अब उनका एक स्टेटमेंट ये सामने आया है कि सुशांत ने 14 करोड़ रुपए का अपना इंश्योरेंस कराया था, जिसका वो 10 लाख रुपया जो है मतलब वो EMI भरते थे, उसका जो किस्त हुआ करती थी वो भरते थे, और वो उसको लेकर के मतलब कई स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। और एक इस तरह का स्टेटमेंट अगर कोई वकील देता है तो बहुत सोच समझ के देता है, क्योंकि उसके पास में ऐसे कुछ प्रमाण भी होंगे जिसको लेकर के वो आगे प्रूव करेगा। तो अभी ये स्टेटमेंट दिया गया, एक नया एंगल ये सामने आया। देखिए, अब तक श्रुति मोदी इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा आगे नहीं आए, लेकिन अब उनके वकील का स्टेटमेंट आना, बाकी चीजें बताता है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसको एक नया डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब जिस तरह से इन्होंने अब ये स्टेटमेंट जो अशोक सरावगी से आया है, अब इसको लेकर के जो सीबीआई है वो श्रुति मोदी से प्रश्न पूछेगी और किस तरह से उन्होंने अपने वकील को बताया, उनके पास में उनके क्या पुख्ता एविडेंसेस मौजूद है, इसको लेकर के आज जो है ये इंक्वायरी आगे बढ़ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, बड़ी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, क्योंकि लगातार सुबह सुबह हम आपको अपडेट कर देते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि जामिया के प्रोफेसर डिजाइन करेंगे अयोध्या की मस्जिद। ये भी खबर आ रही है, क्योंकि जामिया के डीन आर्किटेक्चर प्रोफेसर SM अख्तर इसको डिजाइन करेंगे। ममता, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दी थी डिजाइन करने की जिम्मेदारी, सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से डिजाइन की जिम्मेदारी गई है। सिर्फ मस्जिद नहीं, पूरा एक कॉम्प्लेक्स नुमा सारा वो ही डिजाइन करेंगे। तो जामिया के प्रोफेसर हैं जो अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को डिजाइन करेंगे। बिल्कुल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दी है डिजाइन करने की जिम्मेदारी, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सिर्फ मस्जिद नहीं, पूरा एक कॉम्प्लेक्स नुमा इमारत ये बनेगी, जो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं एक तरीके का ऐसा होगा। और जामिया के प्रोफेसर डिजाइन करेंगे अयोध्या की मस्जिद की। जामिया के डीन आर्किटेक्चर प्रोफेसर SM अख्तर इसे डिजाइन करते हुए नजर आएंगे, और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने डिजाइन करने की जिम्मेदारी दी है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अब मस्जिद को लेकर भी, क्योंकि मंदिर निर्माण की बात जो चल रही थी, अब इस बीच एक और बड़ी खबर आई है। जामिया के प्रोफेसर डिजाइन करेंगे अयोध्या की मस्जिद, और ग्राफिक्स के माध्यम से ममता हम समझाएंगे कि आखिर ये किस तरीके का डिजाइन होगा और इसे आखिर कैसे तैयार किया जाएगा, क्योंकि बातें कई सामने आई थी। जानिए क्या है प्रोफेसर SM अख्तर में खास बातें। कॉम्प्लेक्स में को 3 मूल्यों के आधार पर आर्किटेक्ट किया जाएगा, ये उनका कहना सामने आया है। प्रोफेसर अख्तर वास्तुकला के साथ टाउन प्लानिंग के लिए रखते हैं खास, और प्रोफेसर अख्तर की टाउन प्लानिंग पर्यावरण को खास ध्यान में रखकर की जाती है तैयार। ये भी जानकारी हम तक मिल रही है। अब तक वास्तुकला पर उनकी 4 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रोफेसर अख्तर ने देश विदेश में टाउन प्लानिंग कर दिए हैं अपने प्रेजेंटेशन। प्रोफेसर अख्तर वास्तुकला के साथ टाउन प्लानिंग के लिए रखते हैं खास पहचान, ये भी हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि प्रोफेसर अख्तर की जब हम बात करते हैं तो कई एक बड़ा नाम और बड़ा चेहरा है जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि जब पर्यावरण की बात आती है तो पर्यावरण को लेकर भी काफी वो एक्टिव देखने को मिले थे, और खास बातें क्या है प्रोफेसर SM की, वो हम जानकारी ममता दे रहे हैं अपने दर्शकों को। बिल्कुल, तो अब मस्जिद का जो डिजाइन होगा वो प्रोफेसर अख्तर के हाथों में है, क्योंकि कई टाउन प्लानिंग की वो खास पहचान उनकी है, और पर्यावरण को भी वो खास ध्यान उनका रहता है, पर्यावरण की तरफ भी। तो इसलिए ये जिम्मेदारी अब सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से प्रोफेसर अख्तर को दी गई है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से प्रोफेसर का एक काम जो है हमेशा से सराहा गया है ममता। क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी चीज को लेकर तो लगातार हम जानकारी देते आए हैं अपने दर्शकों को, और एक बार फिर दे रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर से आपको दुनिया की अपडेट करवा दें, क्योंकि दुनिया भर में कुल संक्रमितों की संख्या 2,56,00,000 के पार पहुंची है कोरोना संक्रमण में। फिलहाल अमेरिका पहले, और अब ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे पायदान पर है।
दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या 8.50 लाख का आंकड़ा पार गई है, जबकि संक्रमितों की संख्या भी 2.54 करोड़ से अधिक हो चुकी है। लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं क्योंकि कनारी द्वीप में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण यहां छुट्टियां बिताने वाले कई स्थानों समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि इसके प्रभाव को रोका जा सके। भारत ने संयुक्त राष्ट्र से जम्मू कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए यूएनएससी के एजेंडे से हटाने की अपील की है। भारत ने कहा है कि ऐसी तर्कहीन कवायद का एक उन्नत जगत में कोई मतलब नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सरेंडर करने और 10 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होने का अंतिम मौका दिया। मेलानिया ट्रंप के मित्र और पूर्व सलाहकार स्टेफनी विस्टन ने ट्रंप और परिवार के साथ काम करने को अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती बताया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने जैन समुदाय के लोगों को प्रदूषण और 10 लक्षण की एक तरीके से प्रदूषण पर काम कर रहे हैं ये, और जो बधाई दी गई है उनकी तरफ से ये दी गई है कि जो एक तरीके का समुदाय होता है जैन समुदाय, उसका खासा त्योहार है, उस पर ये बधाई दी गई। अमेरिका चीन को घेरने के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र के अपने मित्र देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया को साथ लाकर नाटो जैसा गठबंधन बनाने की योजना कर रहा है। इस मुद्दे पर चारों देशों की बैठक दिल्ली में होने की उम्मीद है। फेसबुक ने म्यांमार में होने वाले चुनाव के मद्देनजर जरूरी कदम उठाने का ऐलान किया है। फेसबुक ने कहा कि वे अपने मंच पर म्यांमार चुनाव की गरिमा को बनाए रखेगी। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा पूरे इंग्लैंड में हजारों टाइप 2 मधुमेह मरीजों को वजन कम करने के लिए मुफ्त में सूप और शेक उपलब्ध कराएगी। एनएचएस ने ये पहल कम ऊर्जा वाले भोजन से मरीजों के जीवन प्रत्याशा में सुधार दिखाने के बाद की है। अब बात करेंगे कोरोना के कहर की, क्योंकि कोरोना के कहर का जब हम जिक्र करते हैं ममता, तो देश दुनिया में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। संक्रमितों की संख्या में आए दिन इजाफा हो रहा है और तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, अनलॉक 4 के पहले दिन यूपी में 5,571 केस सामने आए थे। यूपी में एक ही परिवार के 32 लोग पॉजिटिव निकले हैं। बड़ी खबर, नोएडा से बीजेपी विधायक पंकज सिंह भी कोरोना संक्रमित पाए गए और खुद ट्वीट करके जानकारी दी है। तो अनलॉक 4 का पहला दिन था और पहले ही दिन ये बम्पर तरीके से अगर हम कहें कोरोना के आंकड़े सामने आए और हड़कंप मच गया है कि परिवार के 32 लोग पॉजिटिव हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से हम आपको दे रहे हैं। आंकड़े आपको बता दिए गए हैं, लेकिन अब गौरव पांडे का रुख करते हैं। ममता, गौरव, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्योंकि पहला दिन अनलॉक 4 का और तमाम मंत्री और जनता कोरोना के कहर से परेशान, क्या कुछ जानकारी? देखिए, उत्तर प्रदेश के हालात बेहद नाजुक होते चले जा रहे हैं और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश में करीब 5,500 से ज्यादा मामले निकल कर आए हैं जब अनलॉक 4 का पहला दिन था। अब आप ये समझिए कि राजनाथ सिंह के जो बेटे हैं पंकज सिंह, नोएडा से विधायक हैं और आवास भी लखनऊ में है और नोएडा में भी है, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अब तक 13 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 2 की कोरोना की वजह से मृत्यु भी हो चुकी है। ऐसा ही एक नजारा बांदा में देखने को मिला, जहां पर एक ही परिवार के पूरा परिवार लगभग छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक सब कोरोना पॉजिटिव हो गए। 32 लोगों का पूरा परिवार था, नातेदार रिश्तेदार थे, वो सब कोरोना पॉजिटिव हो गए। हालात ये हैं कि लखनऊ में भी प्रतिदिन मरीजों की संख्या जो है वो 700 से ज्यादा निकल कर आ रही है। ऐसी स्थिति में अब एक और नई गाइडलाइन निकल कर आई है, जब सिर्फ संडे को सब कुछ बंद रहेगा, बाकी हर दिन सारे साप्ताहिक बाजार भी खुलेंगे, सारी चीजें खुलेंगी। तो इस वक्त की स्थिति ऐसी है उत्तर प्रदेश की कि खुद की सुरक्षा स्वयं ही करनी होगी, क्योंकि अब जो है एक तो वैक्सीन न आने के कारण इसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा हर्ष, दूसरी बात बेडों की संख्या बेहद कम होती जा रही है, प्रतिदिन नए मरीज आते जा रहे हैं। कल ही एक निजी
समाचार चैनल के भी एक पत्रकार हैं, उनकी मृत्यु हो गई कोरोना की वजह से, और तमाम ऐसे मामले हम रोज सुनने को मिल रहे हैं। हमारे आसपास नजदीकी लोग भी लगभग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हर्ष, गौरव, अगर कल की बात करें, जैसे कि संख्या बताई गई कि 5000 से अधिक केस सामने आए, मतलब अनलॉक क्या हुआ कि लोगों को कोरोना का भय नहीं रह गया। मतलब इस तरीके से पॉजिटिवों की संख्या पहले दिन ही आना, ये बेहद चिंताजनक है और आगे की स्थिति तो बेहद भयानक नजर आ रही है। ममता, देखिए, अनलॉक 1 से अगर आप शुरू करेंगे तो ये स्थिति ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि जब पूरी तरीके से 3 महीने का लॉकडाउन हुआ था तब आपने जो संक्रमितों की संख्या थी वो बेहद कम सुनी थी। लेकिन जब अनलॉक 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और अब 4 हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में लगातार मरीजों की संख्या शुरू से ही एक एवरेज रेट के हिसाब से बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार का यह दावा भी है कि रिकवरी रेट बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन स्थितियां जो हैं वो मरीजों के संक्रमित होने की बढ़ती चली जा रही हैं। इसका दूसरा कारण एक और है ममता, इसमें जो टेस्ट करा रही है सरकार, अब टेस्ट करने की संख्या जो है वो ज्यादा हो गई है। प्रतिदिन अगर 1000 लोगों का टेस्ट होता है, उसमें से 700 लोग कोरोना पॉजिटिव आते हैं, तो प्रतिदिन का आंकड़ा भी अपने आप ही बढ़ जाता है। और अब लगभग हर सरकारी अस्पताल में कोरोना की जांच है जो उत्तर प्रदेश में वो मुफ्त कर दी गई है। खैर, उम्मीद की जा सकती है गौरव कि आने वाले जो समय होंगे कहीं ना कहीं बेहतर होंगे, अच्छे दिन जिसके दावे कर रहे थे कोरोना को लेकर सरकार, वो आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, चाहे कोरोना को लेकर हो, अपराध को लेकर हो। बुलंदशहर से एक आपको बड़ी जानकारी देंगे इस वक्त की जो आ रही है, क्योंकि यूपी के बुलंदशहर में छेड़छाड़ से परेशान युवती ने आत्मघाती कदम उठाया है। ममता, बिल्कुल, युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी है। मामला दर्ज कर फिलहाल पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है और कस्बा शिकारपुर क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो छेड़छाड़ के आरोपों और छेड़छाड़ से परेशान युवती ने आखिरकार इतना बड़ा कदम उठा लिया, जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी है। क्राइम की खबर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश कुछ दिनों से टॉप पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है वो बेहद चिंताजनक और बेहद भयावह नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार कभी छेड़छाड़ का मामला, कभी अगर बात करें डकैती का मामला, कुछ इस तरीके के मामले, लगातार हत्याओं का सिलसिला तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और ये बड़ी खबर सामने आई है कस्बा शिकारपुर क्षेत्र से। बिल्कुल, क्या कुछ पुलिसकर्मी कहते हैं इस मामले को लेकर, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं, क्योंकि सवाल कई खड़े होते हैं, लेकिन क्या कुछ कहा गया वो आप सुनिए। एक जखेता गांव में संजना नाम की लड़की थी जो किन्हीं कारणों से खत्म हो गई और फिर उसके घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया कल उसका। आज पुलिस को ये कहीं से सूचना मिली कि कुछ ऐसी छेड़खानी वगैरह की गई थी, जिसके फलस्वरूप लड़की ने आत्महत्या कर ली। हम लोग घर गए उसके, फिर घर वालों से बात की तो घर वालों ने कहा कि साहब लड़की हमारी ख़त्म हो गई थी, अब हम क्या करें। तो हमने FIR कराई, तो FIR समुचित धाराओं में हो गई है, दबिश दी जा रही है जो भी लोग हैं। तो परिवार का आरोप है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था। नहीं, उन्होंने तहरीर में कुछ ऐसा नहीं लिखा है, जो मुकदमा कायम कराया उन्होंने छेड़खानी की बात की है। सर, कोई गैंगरेप का वीडियो भी वायरल बताया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा होगा तो उसकी समुचित कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। तो सवाल कई खड़े होते हैं ममता, क्योंकि एक ही वाकया ऐसा भी पहले सामने आया था जब उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि विधानसभा के बाहर एक महिला आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाती है, खुद को जला लेती है। जब हम बात उत्तर प्रदेश की आपराधिक घटनाओं की करते हैं तो तमाम बड़ी खबर बता रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे कि गुजरात में अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। आज कैबिनेट में अध्यादेश लाएगी रूपाणी सरकार। रंगदारी शराब पीकर हंगामा करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी और आपको बता दें विशेष कोर्ट का गठन होगा। पुराने जो केस हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो अब गुजरात में नहीं चलेगी गुंडागर्दी, 10 साल की सजा होने का ऐलान आज रूपाणी सरकार यह अध्यादेश ला सकती है कैबिनेट में। तो बिल्कुल, खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा कि गुंडागर्दी गुजरात में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। खैर, अध्यादेश की बात करें तो वो लाया गया है और गुजरात में अब तक
बात करें तो गुंडागर्दी के मामले काफी आ चुके थे, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया और आज कैबिनेट में अध्यादेश लाएगी रूपानी सरकार, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि रंगदारी शराब पीकर हंगामा करने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान है और विशेष कोर्ट का गठन होगा। पुराने केसों को भी शामिल करेंगे और लगातार बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन ममता, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को, देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। गुजरात में भारी बारिश के चलते नर्मदा नदी में जलस्तर बढ़ा है। नर्मदा कैनाल से जुड़े राज्य के 108 तालाब जुड़े हुए हैं। उससे भारी बारिश के चलते कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि तबाही का मंजर किस तरीके से है। गुजरात में भारी बारिश के चलते नर्मदा नदी उफान पर है, जलस्तर बढ़ गया है। 108 तालाब और नहरें इस वक्त जो अलग अलग जगह की तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लगातार किस तरीके से नदियां उफान पर है और सड़कों पर रहने पर लोग मजबूर है। लेकिन प्रशासन क्या कुछ कर रहा है उसकी जानकारी हम आपको देते हैं, क्योंकि महिपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। ममता, बिल्कुल महिपाल, किस तरीके की तैयारी है सरकार की, क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, क्या अरेंजमेंट सरकार की तरफ से किए गए हैं? ममता, जिस तरीके से ये जलस्तर भरूच की नर्मदा जिले में ये जो जिस तरीके से नर्मदा नदी में जो बाढ़ है, बाढ़ में से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से जल सतह बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से भरूच में जितने भी जल सतह पे रहने वाले लोग हैं, जो भी निचले रिहायशी इलाकों में रहते हैं, वहां पे पानी बढ़ चुका है और सरकार और प्रशासन पूरा का पूरा यहाँ पे ध्यान रख रहा है। उन लोगों को वहां से शिफ्ट किया गया है, शिफ्टिंग करके सही जगह, सलामत जगहों पे रखा गया है और उनको वो सभी चीजें मुहैया करा रहा है जो भी उनको जरूरत हो, यानी कि फूड पैकेट्स जैसी चीज हो या फिर इलाज करवाना हो, कोई बीमार हो तो वे सारी की सारी चीजें उनको मुहैया करता है। और दूसरी चीज, ये जो अभी जल सतह बढ़ता जा रहा है उसमें अभी एक नई मंजूरी मिली है, यानी कि जो भी नई परमिशन मिली है प्रशासन को, उसी को लगते हुए यहाँ पे नर्मदा का जो भाग है वहां पे 138 मीटर तक पानी बढ़ने की छूट दी गई है, जिससे ऊपरी इलाकों यानी कि मध्य प्रदेश से जो भी बाढ़ पानी आ रहा है तो वो जल सतह बढ़ती जाए, लेकिन बाहर पानी कम छोड़ा जाए। ममता, बिल्कुल, पानी कम छोड़ा जाए कहा तो जा रहा है, लेकिन जब हम तस्वीर देखते हैं गुजरात की, महिपाल, कहीं ना कहीं वो गवाही देती हैं कि लोग सड़कों पर रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि प्रशासन तो पूरे दावे कर रही है। क्या उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से चलाया गया है, क्या कोई कैंप लगाए गए हैं, उन कैंप में लोगों को पहुंचाया गया है, जो नदी किनारे लोग रहते हैं, ऐसी व्यवस्था कोई की गई हो महिपाल? हाँ, जिस तरीके से जो सरकार प्रशासन का दावा है, रेस्क्यू की बात है तो रेस्क्यू सरकार बखूबी कर रही है। उन लोगों को सही जगह पे ले जाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है और उनका जो जान माल जो भी होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा उनका नुकसान कम हो उसका ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात सोचने वाली है कि हर साल इस तरीके से नर्मदा में पानी ज्यादा आता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा नर्मदा में ही नहीं, हर गुजरात के हर एक जिले में हर एक बांध से छोड़े जाने वाले नदियों के पानी में तो इस तरीके का सामना करना पड़ता है। फिर भी सरकार इससे पहले कोई भी प्री मॉनसून प्लान कभी भी एक्टिव नहीं करती या फिर ऐसा कोई प्लान नहीं लाती, जिसकी वजह से ऐसी परेशानियों का सामना बार बार लोगों को न करना पड़े। बिल्कुल, मौसम विभाग की बात करेंगे तो मौसम विभाग क्या कुछ कहता है? गुजरात के लिए अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन कितने दिनों तक ऐसा ही मंजर देखने को मिलेगा महिपाल? मौसम विभाग की जो बात करें तो अभी भी आने वाले 2 दिनों तक तो अभी इस तरीके से बारिश होती रहेगी। जो भी जिले हैं ज्यादा से ज्यादा बारिश, यानी कि दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के जो इलाके हैं और उत्तर गुजरात के कई जिलों को छोड़ के वहां पे भारी बारिश हो सकती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को भी सरकार ने बोला है कि वो भी सलामत जगहों पे रहे। ये जिस तरीके से यहाँ से बांध से पानी छोड़ा जा रहा है और जल यानी कि नदी किनारों के नजदीक जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों को बोला गया है कि वो शिफ्टिंग पहले से ही कर दें, जिसकी वजह से पानी उनके घरों में पहुंचे लेकिन उनको कोई नुकसान न हो। वो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। लेकिन ममता, अब बात हिमाचल की करेंगे, क्योंकि हिमाचल में तबाही का मंजर पानी का नहीं, अब आग का हम दिखाएंगे और कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जानकारी, हिमाचल के कुल्लू में भीषण आग लगी है और कुल्लू की जानकारी हम आप तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं। मणिकर्ण घाटी में जला 2.5 मंजिला लकड़ी का मकान, वो जानकारी इस वक्त। और इस हादसे में 3 परिवार बेघर हो गए हैं। आपको बता दें, कच्चे रास्ते ने रोकी अग्निशमन वाहन की राह। हिमाचल के कुल्लू में भीषण ये आग का तांडव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 2.5 मंजिला जो लकड़ी का मकान था वो इस आग की चपेट में आने से पूरी तरीके से राख हो गया है। 3 घर यहां पर
3 परिवार यहां पर रहते थे जो बेघर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से धू कर पूरी तरीके से आग ने अपनी चपेट में इस मकान को ले लिया है और पूरी तरीके से सब वहां पर जितना भी सामान था पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में मुश्किल हुई क्योंकि कच्चा रास्ता था। प्रशासन ने सीधी तरीके से राहत तो दे दी है, फिलहाल तो वहां पर स्थिति ठीक हो चुकी है, लेकिन ये मंजर काफी भयावह था और परिवार काफी इसमें बेघर हो चुके हैं 3। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कच्चा रास्ता था जिससे गाड़ी समय पर दमकल की नहीं पहुंच पाई और तबाही का मंजर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो आप तस्वीरों से समझ सकते हैं किस तरीके से तबाही का मंजर है कि मणिकर्ण घाटी में जला है ये 2.5 मंजिला लकड़ी का मकान और किस तरीके से वहां पर एक परिवार 3 परिवार बेघर हो जाते हैं उसकी तस्वीर आप देखिएगा। कहीं ना कहीं जो कागजी तौर पर सरकार कहती है और ग्राम सड़क योजना के बारे में जो जानकारी देती है, चाहे फिर हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, उन पहाड़ी इलाकों में ग्राम सड़क योजना का एक तरीके से जो कागजी दिखावा किया है सरकार ने, अगर वो दिखावा सही साबित होता तो ये मंजर देखने को ना मिलता जब दमकल की गाड़ी समय पर पहुंचती और शायद ये 3 घर बच जाते और 3 परिवार इस वक्त बेघर ना होता। ममता, बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से आग का तांडव पूरी तरीके से मचा हुआ है। देर रात की ये घटना है क्योंकि तस्वीरें साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि आग किस तरीके से फैली है और ये गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे इसके बाद, क्योंकि हिमाचल से बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, लेकिन चीन और भारत के बीच जो तनाव चल रहा है उस पीछे एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको जानकारी दे दें, हर बार चीन ने मात खाई है लेकिन बातचीत का दौर जारी है। एलएसी पर अभी भी तनाव जारी है जिसको लेकर हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि एलएसी पर होगी ब्रिगेडियर लेवल की मीटिंग और बैठक होगी जिसकी जानकारी लगातार, क्योंकि चुशूल में आज सुबह 10 बजे मीटिंग होनी है। ममता, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, एक बार फिर चीन ने एक बार फिर मात खाई है। एलएसी पर अभी भी तनाव पूरी तरीके से जारी है। कल देर रात जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिश की गई थी और भारतीय सेना ने खदेड़ दिया था, उल्टे पांव भागने को तैयार हुआ था चीन। आज सुबह 10 बजे सुशूल में मीटिंग होने वाली है। एक बैठक और बैठकों का दौर लगातार लंबे समय से जारी है, लेकिन बातचीत शायद बेनतीजा हर समय नजर आ रही है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं क्योंकि ब्रिगेडियर लेवल की बैठक हो रही है चुशूल में, ये जानकारी मिल रही है। आज सुबह 10 बजे मीटिंग होगी जिसमें देखने वाली बात होगी कि क्या बातों से ही चीन मान जाएगा या फिर लात खा के ही मानेगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये ममता भी आपको कह चुकी हैं और जब लगातार हम बातचीत करते हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे और आपको दिखाएंगे कुछ तस्वीरें भी, किस तरीके से उन तस्वीरों में सच्चाई एक तरीके की बयां होगी। लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हर बार चीन ने मात ही खाई है, एक बार फिर मात खाने को चीन पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन अब आपको तस्वीर दिखाएंगे नैनीताल की आखिर वहां पर किस तरीके का मंजर है जब हम नैनीताल की बात करते हैं और नैनी झील की बात करते हैं। आप ये तस्वीर देखिएगा, पर्यटकों को नौका विहार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। लॉकडाउन के बाद कल पहले दिन 50 नावें पर्यटकों की सैर एक तरीके से करते हुए नजर आए। तो कोरोना के चलते वीरान पड़ी थी ये नैनी झील और लगातार जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक इस झील में नौका चलाने की इजाजत नहीं थी और नौका कर्मियों की भी बहुत बड़ी परेशानी सामने आई थी क्योंकि नैनीताल पर्यटक स्थल है और यहां पर भारी संख्या में पर्यटक नैनीताल को देखने के लिए और यहां के मौसम का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। यहां पर जिस तरीके से नौकायान शुरू होता है और जो 5 महीने से बंद पड़ा हुआ था और आखिरकार अब चलने लगी है इस बार फिर से नैनी झील में ये नौका। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक बार फिर से इनकी शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन अगर बात करें तो 50 नावों का संचालन शुरू हो चुका है और अब 5 महीने बाद शुरुआत हुई है। तो कई तरीके का नुकसान नौका चलाने वालों को हुआ है। क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से, क्योंकि कोरोना काल के बीच बड़ी परेशानी हुई थी, आप सुनिएगा जरा। हमारे पास जो है रोइंग बोट है 222 है और 90 पैडल बोट है। तो रोइंग बोट में तब लगभग हमारे पास ये जो परिवार है चालक मालिकों का 400 से ऊपर का परिवार है। लॉकडाउन इसमें चलते हमारा मार्च से बोटें बंद थी, 6 महीने इसको हो गए हैं। तो मेन हमारा जो पीक रहता था मई जून का वो पूरा लॉकडाउन में चला गया। उस दौरान काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लोगों को। यहाँ पर तो किसी ने फल सब्जियाँ बेची तो कोई मजदूरी करने गया, इस तरीके से अपने परिवार।
तो अब जरा आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हिमाचल में एक स्कीम शुरू हुई थी, हिमाचल की सरकार ने एक बूटा बेटी के नाम। क्या है ये स्कीम, किस तरीके से इस स्कीम को अमलीजामा पहनाया गया है, क्या तस्वीरें हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में जब कन्या भ्रूण हत्या जैसी खबरें सुनाई देती हैं, तो ऐसा लगता है कि हम किस गर्त की ओर जा रहे हैं। लोग बेटे की चाह में बेटियों की निर्मम हत्या कर देते हैं, लेकिन अब शायद देश बदल रहा है, देश के लोगों की सोच बदल रही है। अब बेटियां अभिशाप न होकर अभिमान बन रही हैं। और हिमाचल के हमीरपुर से आई ये तस्वीरें इन शब्दों में अमलीजामा पहना रही हैं। बता दें कि हिमाचल में जहां भी बेटी पैदा होती है, उस परिवार को वन विभाग पौधा भेंट करता है। हिमाचल प्रदेश में अब बेटी के नाम पर बूटा लगाकर हरियाली बढ़ाई जा रही है। प्रदेश में जहां भी बेटी पैदा होती है, उस परिवार को वन विभाग पौधा भेंट करता है। प्रदेश में 20 सितंबर के बाद जन्म लेने वाली हर बेटी के नाम पर पिता 5-5 पौधे लगाते हैं। प्रदेश सरकार ने एक बूटा बेटी के नाम योजना की अधिसूचना जारी की है। एक बूटा एक बेटी के नाम जो सरकार ने जो योजना चलाई है, बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के तहत जो है, जो ग्रामीण लड़कियां हैं या चाहे शहरी लड़कियां हैं, अगर उनके नाम पर पौधा लगाया जाएगा तो बहुत ही अच्छा काम होगा। इससे एक तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और दूसरी ओर जो बेटियां पैदा हो रही हैं उनके नाम से जो पौधे का नामकरण भी किया जाएगा तो उनको भी एक अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा आने वाले समय के लिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो पहल की है, इस तरह की अन्य योजना को भी चलाया जाए, जिससे जो है बेटियों को प्रोत्साहन मिले। वन विभाग ने भी कमर कसते हुए इस योजना को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। हमीरपुर के सभी ग्राम पंचायतों में कन्या होने पर परिवार की ओर से 5-5 पौधे रोपित किए जा रहे हैं। परिवार को 5 पौधे देने के साथ बम्बू गार्ड, 10 किलो खाद का पैकेट, पौधों में अर्जुन, आंवला, हरड़, बेहड़ा, गुलमोहर का पौधा दिया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है पूरे हिमाचल को हरा भरा करना है और इसके तहत जो है कन्याओं को, उनके परिवार को एक सम्मान देना है। हरियाली को जोड़ा गया है कन्या से। अगर हमें हरियाली कहीं नज़र आए तो हमें लगे कि ये एक कन्या का एक रूप है। और 20 सितंबर से ये पूरे हिमाचल प्रदेश में योजना शुरू हुई थी। जहाँ तक हमारा हमीरपुर का सवाल है, लगभग हमने 2500 लाभार्थी इसमें चिन्हित की थी, कन्याएं चिन्हित की थी जून तक। और ये प्लांटेशन चल रहा है। जहाँ जहाँ फील्ड में जो एरियाज़ हैं जहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पर पूरे सामान्य तरीके से उस परिवार को इस अभियान में जोड़ा जा रहा है। और एक कन्या के लिए जो है 5 पौधे जो है उस परिवार के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। और वन विभाग सरकार जो है उन्हें सपोर्ट कर रही है। उसके लिए जो किट्स हैं, एक जिसको कहते हैं कि प्लांट्स को जो उसको अच्छा ढंग से ग्रोथ करने के लिए जो सुविधाएं हैं उसको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट है, उसके साथ ट्री गार्ड्स है और मिसलेनियस जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उस परिवार को दे रहे हैं। हमीरपुर जिले में अभी तक 2500 कन्याओं के नाम पर पौधारोपण किया गया है। हालांकि कई जगह पर पौधे के नाम भी कन्या के नाम पर ही रखे जाते हैं और पौधारोपण करने वाले परिवारजन भी इस योजना से खासे उत्साहित हैं। साथ ही लोग सरकार की इस मुहिम का स्वागत कर रहे हैं। स्कीम चलाई है एक बूटा बेटी के नाम, ये बहुत ही अच्छी है और मुझे बहुत अच्छी लगी। और हमारी पंचायत में भी जो नई बच्चों के जन्म हुए हैं अभी हाल ही में, उनके नाम पर एक बूटा लगाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी स्कीम है। हिमाचल में शुरू हुई एक बूटा बेटी के नाम मुहिम आज प्रदेश के लोगों को खूब भा रही है। लेकिन अगर ये मुहिम हिमाचल के साथ साथ देश के कोने में शुरू हुई तो हर लड़की खुद के होने पर गर्व महसूस करेगी और देश में चारों ओर हरियाली ही हरियाली होगी। तो एक और बड़ी खबर आपको अब बताएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान लगातार नापाक हरकत करता है। एक बार फिर ऐसी हरकत की गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में फिर नापाक हरकत की गई है, फायरिंग की गई है। सीज़फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। राजौरी में पाक की ओर से सीज़फायर का उल्लंघन देखने को मिला है। ममता, पाक फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया है।
तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, और लगातार पाकिस्तान भी नापाक हरकतों से अपने बाज नहीं आ रहा है। और राजौरी में पाक की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और इस फायरिंग में हमारा एक जवान शहीद हो गया है। जमशीद मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जमशीद, फटाफट से जानकारी दीजिएगा क्योंकि एक जवान के शहीद होने की खबर आ रही है, अभी भी गोलाबारी जारी है, क्या कुछ स्थिति इस वक्त राजौरी की बताई जाती है? जमशीद जी हाँ, आज सुबह ही पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर केरी सेक्टर में शेयरिंग की गई है, जिसमें एक जवान के शहीद होने की खबर आ रही है। मगर इस वक्त गोलाबारी का सिलसिला रुका हुआ, मगर सेना की तरफ से अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया गया। मगर सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आज सुबह से ही केरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से शेयरिंग की गई थी, जिसमें एक जवान जख्मी हुआ, जिसको बाद में अस्पताल लाया गया और वो बाद में शहीद हो चुका है। जी जमशीद, अभी वहां पर क्या तस्वीरें हैं? क्या अभी भी वहां पर फायरिंग जारी है? वहां पर जो लोग हैं, जो जनता है, उस वहां पर क्या स्थिति है फिलहाल? जी बिल्कुल, ये फॉरवर्ड एरिया में पाकिस्तान की तरफ से शेयरिंग की गई है सुबह ही। जिस तरह ये आम शहरी आबादी इसमें नहीं आई है, क्योंकि फॉरवर्ड पोस्टों पर ही पाकिस्तान की तरफ से आज शेयरिंग की गई है। जिस तरह चंद पहले भी पाकिस्तान की तरफ से नौशहरा सेक्टर में फॉरवर्ड पोस्टों पर शेयरिंग की गई थी, जिसमें एक जेसीओ शहीद हुआ था। और आज भी जिस तरह जरा सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि आज भी फॉरवर्ड पोस्टों पर पाकिस्तान की तरफ से शेयरिंग की गई है, जिसमें एक जवान के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। मगर पिछले कुछ दिनों से लगातार सीमावर्ती क्षेत्र में हालात काफी कशीदा होते जा रहे हैं, जहां अब आए दिनों पाकिस्तान की तरफ से शेयरिंग के वाकये देखने को मिलते हैं और आम शहरी आबादी को भी इसमें निशाना बनाया जा रहा है, फौजी चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है और लगातार इस सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तान के सीज़फायर उल्लंघन देखने को मिल रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जमशीद बताया था कि किस तरीके से अभी भी रुक रुक कर गोलाबारी जारी है और लोगों की बात करें तो लोग काफी परेशान सीमावर्ती इलाकों में हैं। लेकिन अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा लेने का। बिल्कुल, चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम दोनों को ही दीजिए इजाजत और देखते रहिए JK24/7 न्यूज।